नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विकास अधिकारी। आज आपको पढ़ने में हेल्प करूंगा कि आप हमें जो IC38 जो प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, हमें अपना LIC ज्वाइन करने के लिए उसको कैसे पास आउट करना है। इसके लिए मैं ये आपको वीडियोस बना रहा हूँ जो आपको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो अपने एग्ज़ाम्स जो होता है, ये PRT जो टेस्ट होता है, इसमें जो सिलेबस होता है उसको हम बोलते हैं IC38। ठीक है। IC38 सिलेबस का नाम है। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जानने हैं कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कितने? आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 50 एट एनी कॉस्ट आपको मिनिमम आज के डेट में है कि 15 क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिया तो आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। ठीक है। आपको मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, ये सही करने हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है इस एग्ज़ाम की कि आपने अगर इसमें गलत भी आंसर्स करा है तो आपको सही मार्क्स, सही क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते। मतलब 50 में से अगर कुछ क्वेश्चंस आपने गलत भी किया तो उसमें से कुछ भी आपका सही का नंबर नहीं कट होता है। और ये टोटल 1 आवर का एग्ज़ाम होता है। टोटल कितना होता है? 1 आवर्स का एग्ज़ाम होता है ये 1 आवर्स। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। 1 आवर्स और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जिसमें MCQ क्वेश्चन जो आपको रहेंगे वो कैसा रहता है? MCQ में आता है। एंड जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ करेंगे एग्ज़ाम के लिए उसका बाई लैंग्वेज पेपर आएगा। जैसे आपने हिंदी चूज़ किया, ठीक है, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है या आपने मराठी चूज़ किया है तो जो भी रीजनल लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसके अगेंस्ट एक और लैंग्वेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, दैट इज़ इंग्लिश। मतलब आपने कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आप चूज़ कर लो, उसके सामने एक और लैंग्वेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी के सामने आपको इंग्लिश, और मराठी चूज़ किया तो मराठी के सामने आपको हिंदी का भी वहाँ पे, सॉरी, मराठी के सामने वहाँ पे इंग्लिश का भी ऑप्शंस आपको आएगा। और MCQ टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो वेरी इजी टू पास। इस एग्ज़ाम पास करने की एक टेक्निक है कि सभी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट द ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। एंड यू हैव टू टू प्रॉपर कंप्लीट उसका पूरा टाइम यूटिलाइज करिए। जो भी आपको 1 आवर का जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को पूरा आपको यूज़ करना है। एक भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी क्वेश्चंस जल्दी हो गए और ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी आप सबमिट कर लोगे। अगर मान लो 30 मिनट्स में ही आपने क्वेश्चंस को सबमिट कर दिया, सबमिट बटन आपने क्लिक कर दिया तो आपका वहीं पे एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे और जो भी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिले हैं आपका, फिर उस हिसाब से आपके नंबर वहाँ पे आ जाते हैं। एंड इसका रिजल्ट जो होता है वो इमीडिएट आता है। रिजल्ट के लिए भी आपको वेट नहीं करना, इमीडिएट आपको स्क्रीन पे वहाँ पे दिख जाएगा कि आप पास हो या क्या हो। ठीक है। 15 मार्क्स में विथ ग्रेस पास होते हैं तो वहाँ विथ ग्रेस आएगा। अगर 15 मार्क्स आता है आपको तो वहाँ पे विथ ग्रेस आएगा। 17 आता है तो पास, नॉर्मली पास आपको दिखेगा। 15 पाओ, 17 पाओ, 20 पाओ, 50 पाओ, कितना भी नंबर्स आप पाओ, बट याद रखो सबको जो लाइसेंस LIC इशू करती है वो सेम रहेगा। ठीक है। अभी हम इसको कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। यूजली आप अगर 6 से 7 डेज आपने टाइम दिया, मैं एक मानता हूँ कि पूरा आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि आप इंश्योरेंस में जो काम करने वाले हो उसमें क्या काम रहता है। एंड कैसे आपको उसमें की जो टर्मोलॉजीज जो आएंगे अंदर क्वेश्चंस के, या आपको इन फ्यूचर आपकी लाइफ में इंश्योरेंस सेल्स करने में, वो सब भी चीज़ें आपको आराम से सीखने को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो IC38 का इंग्लिश वर्जन की बुक है। उसको मैं पूरी जो ऑफिशियल बुक है उसी बुक को मैं आपको गो थ्रू करके दिखाऊंगा कैसे उसको पढ़ाई करनी है एंड कैसे आपको उसको पूरा एक कंप्लीट करना है। ठीक है। अभी सबसे पहला चीज़ है कि इंश्योरेंस क्या है और उसका इसमें जो चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे आ रहे हैं वो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान से देख। अभी हम यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे देखेंगे कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस जो आता है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, इसमें चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं वो चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। प्रीफेस वगैरह से बहुत कुछ आपको नहीं है, डायरेक्टली हम आएंगे कंटेंट्स पे। अब कंटेंट्स में हमें चेक करना है कि कंटेंट्स में क्या क्या है। अभी कंटेंट्स में आप देख रहे हो कि आपको 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। एक है कि कॉमन चैप्टर्स। सबसे पहला जी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें, कॉमन चैप्टर्स जो हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस, ग्रीवांस एंड मैकेनिज्म, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, लीगल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद से आपको आता है लाइफ इंश्योरेंस एंड सेक्शन 3 में आता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस। ये 3 सेगमेंट होते हैं, आपको इन्हीं तीनों सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एंड टोटल 21 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं।
तो इसका ध्यान रखना है कि हर सेक्शंस को आपको टच करना है। सेक्शन 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड हेल्थ इंश्योरेंस अराउंड 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन हेल्थ इंश्योरेंस से भी आते हैं, एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 और उससे उससे कम क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 से आएंगे। तो इसका हमको ध्यान रख के पढ़ाई करना है कि सेक्शन 2 में वी हैव टू गिव अ गुड टाइम्स, कि हमें वहाँ पे सब चीज़ समझ में आ जाए और उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 1, हमारा जो सेक्शन 1 का कॉमन चैप्टर्स क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस में हम आप लर्निंग है इसमें कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का हिस्ट्री एंड इवोल्यूशंस एंड हाउ इंश्योरेंस वर्क। मैं इसको बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में करूँगा, जहाँ पे अगर मराठी वर्ड भी यूज़ करने होंगे जहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं तो वहाँ पे वो भी करेंगे हम। मोस्टली आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि बुक को कैसे पढ़ाई करनी है। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले अपने को यहाँ पे देखना है कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, जो है कोई भी चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, उसको हमको यहाँ पे समझना है कि इंश्योरेंस क्या होता है। कि इंश्योरेंस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे होता है कि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इंश्योरेंस को अगर कहा जाए तो यूजली इंश्योरेंस क्या है कि ये लॉस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, या रिस्क रिटेंशन, रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र का काम करता है। और फर्स्टली जो ऐसे होते हैं कि अगर रीज़न ऑफ इंश्योरेंस हम को कि क्यों ज़रूरत है किसी को, अगर किसी को बात करी जाए कि इंश्योरेंस क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये जो चीज़ें होती हैं, लैंडस्लाइड हो, फायर हो, फ्लड हो, या अर्थक्वेक या लाइटनिंग, या बिसाइड दैट कुछ भी ऐसी चीज़ें जो जिसको हम अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वैसे इवेंट्स से जो हमारी लॉसेस होते हैं उसको हम प्रोटेक्शन करने के लिए हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। अभी इंश्योरेंस को हमको अच्छे से समझ, इसमें दो टाइप से अगर हम समझा जाए कि सिंपल प्रिंसिपल होता है कि इवेंट एंड इज अनप्रिडिक्टेबल, और उसके जो इकोनॉमिक लॉस होते हैं और उससे जो हमारी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, उसको हम कैसे इंश्योरेंस में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रीज़न इज़, इसका वेरी सिंपल रीजन है कि इन सब चीज़ों से हम डरते हैं कि ये जो इवेंट्स होते हैं, पहला चीज़ होता है कि इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंड इफ़ वी कैन एंटिसिपेट द प्रिडिक्ट द एन इवेंट वी कैन प्रिपेयर फॉर इट। सिंपल सी चीज़, अगर आपको पता होगा कि नहीं भाई हमारे घर में आग आज लग सकती है या आज ही लगने वाली है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा। या अर्थक्वेक आने वाला है और आज मुझे पता है, तो वी कैन प्रिपेयर। आज टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद भी वी कांट एग्जैक्टली प्रिपेयर कि कब क्या हो जाए। ठीक है, तो ये सब अनसर्टेन इवेंट होते हैं। ठीक है ना। अभी अगर अगर ये इवेंट मान लो हम प्रिडिक्ट भी कर लें कि पर उसको हम रोक नहीं सकते हैं, या उसको हम उस कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ से नेचुरल सी बात होती है कि कुछ ना कुछ हमारी इकोनॉमिकल लॉस वहाँ पे होता ही होता है। अगर वहाँ पे इकोनॉमिकल लॉस है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। मतलब लॉस बाई कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू या कुछ भी चीज़ें जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, उससे अगर उसका लॉस होता है तो लॉस को हम कैसे रिटेन, लॉस को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, एक तरह से इंश्योरेंस में ये काम होता है। सिंपली आप समझिए कि जैसे एक गांव है। ठीक है, अब इसको सिंपल ऐसे हम समझते हैं एक नॉर्मल मेथड से कि एक गांव है, वहाँ पे अगर आपको गांव में 10 घर हैं और गर्मी में एक घर में 100 घर हैं सपोज करिए, और उसमें से किसी एक हाउस में, अब मान लें यहाँ पे 100 घर हैं और इसमें से किसी एक में आग लगती है। ठीक है, तो लॉस तो किसी वन को हो अगर एक को आग लगती है, अगर इसने इंश्योरेंस परचेज नहीं किया तो टोटल लॉस उसी का है। बट अगर यही लोगों ने सबने क्या किया, 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके इंश्योरेंस परचेज किया और 100 रुपये उन्होंने इकट्ठा किया, जिसका घर का भी लॉस होगा उसको 1 रुपये दिया जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि सबके ऊपर जो इसका एक का जो रिस्क था, एक पर्सन का इसका जो रिस्क था, वो सब में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। वो सब में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सबके ऊपर 1-1 रुपये का बर्डन आया। बट जिसका घर जला उसको एक एक 100 रुपये मिल गए, तो मतलब उसका भी तो प्रीमियम 1 ही रुपये गया और बाकी सबके भी प्रीमियम 1 रुपये गया, 1 रुपये उन्होंने पे किया। उसके अगेंस्ट जो अनसर्टेन इवेंट था, ये मिस्टर एक्स को अगर आ रहा था, तो मिस्टर एक्स को वहाँ से इंश्योरेंस के जो पैसे हैं 100 रुपये वो मिल गए, जिससे उसका जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट, इकोनॉमिकल जो लॉस है वो 10 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी सिद्धांत पे इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री टोटल वर्क करती है कि इसमें हम रिस्क का जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हिस्ट्री के एजेस हैं इंश्योरेंस में, बेबीलोनियन ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स फ्रॉम भरूच एंड सूरत, एंड ग्रीक एंड अनइनहेबिटेंट्स ऑफ रोहेड्स एंड चाइनीज ट्रेडर्स।
सिंपली आपको भी पता है कि जब ट्रेडिंग करते हैं तो तभी ट्रेडिंग क्या होता था, बाय द वे ऑफ सी होता था। तो उस समय जब ट्रेडिंग करने के लिए आप सामान लेके जा रहे हो, कहीं शिप डूब गई या कुछ ये होता था, तो उसको उनको कैसे उन्हें जो एक बंदा है, जो एक बिजनेसमैन है, उसको लॉस ज़्यादा होता था, तो उसके लॉस को कवर करने के लिए सबसे पहले बेबीलोनियन ट्रेडर्स ने अपना एक अरेंजमेंट किया कि एडिशनल सम्स ऑफ लेंडर्स, वो जो प्राइस होती थी उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने चार्ज करते थे, क्योंकि वो लोन पे लेता रहता था पैसा या कैसे भी ट्रेडिंग करता था, तो उसका नुकसान ना हो, तो उन्होंने फिर यहाँ पे इंश्योरेंस का इवोल्यूशंस वहाँ से माना जाता है। एंड इसके बाद से इसमें कुछ बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम, क्वेश्चंस जो हमको पूछेगा वहीं से, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाने पे हमारा बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो हम वैसा कवर करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इसको कंट्रोल ख़त्म करें और जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी जो आपका लेलॉट्स, ये जो है लेलॉट्स, यहाँ से आपका मॉडर्न एंड कमर्शियल इंश्योरेंस बिजनेस का प्रेडिक्शन माना जाता है। ठीक है, लेलॉट कॉफ़ी हाउस इन लंदन, देयर इज अ ट्रेडर यूज फॉर गेदर, ये यहाँ से आप इसका समझिए, लेलॉट जो है यहाँ से कॉफ़ी हाउस लंदन से यहाँ पे मॉडर्न जो इंश्योरेंस ट्रेड है यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम इसमें जब समझेंगे कि आगे कि अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें से आता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन से कहा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। अभी यहाँ पे द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कि फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी सेटल बाय द ब्रिटिशर्स, इंग्लिश इंडिया कंपनी थी ये, नॉट इट वाज वही, ये जो है ये सेटअप किसके द्वारा किया गया था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप किया गया था। ट्रिटन इंश्योरेंस, अब दूसरा है कि ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी, ये ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी है कि फर्स्ट नॉन लाइफ, अब यहाँ पे हम समझ लेंगे लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं। लाइफ फ्रेंड्स, लाइफ ऐसी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब क्या होती है कि जो हम ह्यूमन बीइंग के लिए इंश्योरेंस करते हैं, ह्यूमन लाइफ पे जो इंश्योरेंस करते हैं उसको हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। आप जो एग्जाम दे रहे हो लाइफ इंश्योरेंस के लिए दे रहे हो। अभी ट्रीटन जो है ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, सपोज करो कि ये अगर हमने कोई गाड़ी रखी है, गाड़ी का जो बीमा होता है उसमें गाड़ी का अगर कहीं कहीं ठुक गया या कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो बीमा, गाड़ी का जो बीमा करते हो वो आपका होता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं कि नॉन। तो इस तरह से हम समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर लिया जाता है, और जो इंश्योरेंस होते हैं रेस्ट ऑल इंश्योरेंस आर कम अंडर द जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब उसमें नॉन लाइफ में बहुत से टाइप हैं, जैसे आपका सब ये हो गया जनरल में या जनरल इंश्योरेंस में बहुत से आपके टाइप हो गए, मरीन इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस। एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के आपको आएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इज द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, या जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या बोथ। तो बेहतर ऑप्शन है, इसका बेस्ट ऑप्शन है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज भले ही ह्यूमन की लाइफ पे होता है पर वो लाइफ पे नहीं, एक्चुअली डिजीज की कवर के लिए होता है। दैट्स वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज अ बेसिक प्रोडक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इज नॉट अ बेसिक प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट में हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं आता है। अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें फर्स्ट नेशनल इंश्योरेंस इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जो थी दैट इज़ अ बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी, ये 1870 में मुंबई में सेटअप हुई थी। तो ये पूछता है कि फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है कि इसमें है कि फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, तो दैट इज़ द बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी। ठीक है, एंड इसके बाद इसमें एक और हिस्ट्री में देखेंगे, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया एंड इट वाज सेटअप इन 1906 एंड स्टिल इन बिजनेस। अब नेशनल इंश्योरेंस आप सब जानते हो, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आज के डेट में। तो इसका भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलाइजेशन हुआ और कैसे इंश्योरेंस बिजनेस तभी होता था। अभी हम यहाँ आगे जाएंगे तो अगला क्वेश्चन जो है आता है, अगला जो इस चैप्टर में है बेसिक थीम कि इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट। बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि in 1912 the life insurance act and the provident fund act were passed and regulate the insurance business, and the life insurance companies act 1912 made as a compulsory that a premium rate tables and periodic evaluation of company certified by the actuarial। तो वहाँ पे एक्चुअरी क्या होता है कि एक जो बीमांकक होता है, एक्चुरियर जो होता है कि वो उसका काम होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो एक्चुरियर का काम होता है कि द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो कंपनी के लिए काम करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है ना,
और वो उसको एक्चुरियर सोसाइटी ऑफ इंडिया से उसको वहाँ पे उसका डिग्री होती है, और वहाँ से वो एक्सपर्ट होता है स्टैट्स में स्टैटिक्स में, जो मतलब रेट होते हैं डेथ एक्सीडेंट के कितने केसेस होते हैं पर पॉपुलेशन में, वो सब चीज़ों का एक्चुरियर एक्सपर्ट होता है। एक्चुरियर इज़ अ बेसिक जो सब बहुत ही ये बहुत एक्सपर्ट बंदे होते हैं कि जो ये डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट को ये जो था कि 1912 में जब आया था कि वो प्रीमियम रेट के बारे में और एक्चुरियर के बारे में वो बात करता है। बट जो आज के डेट में हम इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं उसका जो इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज़ द बेस एक्ट है, जिसमें आज की डेट में अमेंड करके टाइम टू टाइम जैसे आईआरडीए का सेटअप हुआ, अभी भी जो चेंजेज होते हैं, एफडीआई के जो चेंजेज होते हैं, वो सब इसका बेस एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसी को हम टाइम टू टाइम उसमें प्रोविज़न है, उसमें गवर्नमेंट जो है इस एक्ट में बदलाव करके अमेंडमेंट ला के इसी को चेंजेस करके इंश्योरेंस एक्ट जो भी उसमें चेंजेस करनी रहती है वो करती है। तो आप यह समझिए कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज़ अ बेस एक्ट इन विच इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज रन इन इंडिया, जिसमें पूरी भारत में जो हमारी इंश्योरेंस बिजनेस काम करता है उसमें जो बेस एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस एक्ट आपको पता है कि हमारा देश गुलाम था, 1947 में हमें आज़ादी मिली। उसके बाद भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बड़ा इरेगुलेशन था, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे यहाँ पे काम करते थे, दे आर नॉट डूइंग एक इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो उस टाइम पे अराउंड 170 कंपनीज थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, एंड 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज़ थी, और इंडिया में उस बिज़नेस कर रही थी एट दैट टाइम। सो उसके बाद से क्या हुआ कि जो उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री सी डी देशमुख सर, उन्होंने 1 सितंबर 1956 को ये पूरा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन किया, और उस तरह से LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। तो LIC का बर्थडे है, दैट इज़ द 1 सितंबर 1956। 1956 को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन होता है, और इसलिए LIC का जो बर्थडे होता है वो 1 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेटअप हुई 1956 में विद द सम ऑफ ₹5 करोड़। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने पूरी ये जो कंपनियां थी 170 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, 75 प्रोविडेंट कंपनियां, इन सबका मिक्स करके जब एक सबका मर्जर किया और सबकी जो गवर्नमेंट को कॉस्ट आई थी उस एट दैट टाइम इज़ अ ₹5 करोड़ ओनली। तो उसके बाद से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन हुआ और LIC ऑफ इंडिया काम करना चालू करी। कब तक वो इसका मोनोपोली था इंश्योरेंस मार्केट, लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में, जब तक कि IRDA का सेटअप नहीं हो गया। जब तक कि IRDA का सेटअप नहीं होगा तब तक केवल अगर आपको इंश्योरेंस लेना था तो आपको केवल LIC के पास जाना था। बाद में क्या आ गया, IRDA। IRDA क्यों आया, ये चीज़ आप समझिए कि IRDA आया ही क्यों। सिंपल है कि जब तक LIC थी, दैट इज़ द ओनली कंपनी, अकेली कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में डील करती थी और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को देखती थी। तो उसी टाइप से जब गवर्नमेंट को ये अब ग्लोबलाइजेशन का एक दौर आया 1992 में, जब रिसेशन आया, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ने इस समझिए उस समय पे FDI जो है कि FDI कहाँ कहाँ पे लाया जा सकता है, किस सेक्टर में लाया जा सकता है, उसके लिए रिसर्च किया और गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। कभी भी किसी सेक्टर में कुछ भी अगर चेंजेस होना तो गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, तो उसमें RN मल्होत्रा कमेटी बनाया गया। RN मल्होत्रा जो हमारे RBI के गवर्नर थे, RN मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में एक कमेटी सेटअप हुई जिसका काम था कि इंश्योरेंस मार्केट में को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना और वहाँ पे फिर प्राइवेट प्लेयर्स को इंश्योरेंस बिजनेस में काम करने के लिए उनको फिर से अलाउ करना, और उसमें क्या FDI की लिमिट हो सकती है, वो सब चीज़ें वहाँ पे हुई। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर मुझे इंश्योरेंस बिजनेस अगर इंडिया में करना है तो मैं FDI के थ्रू, अगर 100% कोई भी सेक्टर खुला नहीं है तो मुझे FDI के थ्रू ही मैं अपनी कंपनी ला के मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। जैसे आज के डेट में कोई भी प्राइवेट प्लेयर का आप नाम रखिए, उसके सामने एक कोई ना कोई विदेशी पार्टनर होगा और एक इंडियन पार्टनर होगा। तो उस टाइम पे RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे IRDA का सेटअप हुआ, जिसने कमेटी ने रिपोर्ट अपनी पब्लिश दिया गवर्नमेंट को, और अप्रैल, याद रखिए ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2000 से
इंश्योरेंस बिजनेस जो है, इंश्योरेंस करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी परमिशन मिल गया इंडिया में। और और यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर रजिस्टर हुए और उन्होंने जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट की थी उसके थ्रू उन्होंने अपना इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट किया। एफडीआई लिमिट एट दैट टाइम इज 49%। 49% मतलब उस समय आपको इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना था तो 49 रुपीज़ आपका विदेशी पार्टनर कराएगा, 51 रुपीज़ इंडियन पार्टनर कराएगा। इस तरह से कोलोब्रेशन करके आप इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में सेटअप कर सकते थे। इसमें बाद में कई चेंजेस आए, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहते हैं। रिसेंट अभी आगे भी प्रोविजन है इस बजट में। अभी इसको हम समझेंगे कि नेशनलाइजेशन और ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद आईआरडीए, नेशनलाइजेशन भी समझिए, ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि 1992 में जब इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड की सिनेरियो में एक मीटिंग्स हुआ कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी मतलब क्या हो गया कि पूरा ग्लोब जो है, पूरी वर्ल्ड एक विलेज की तरह काम करेगा, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब पूरा ग्लोब, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट अलग है, यूएस मार्केट अलग है, सब मार्केट अलग है। किसी को भी अपना सामान बेचना है तो मैं दूसरी कंट्री में भी जाके बेच सकता हूँ, उसके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब ऑल कंट्रीज अपना वो उन्होंने बाउंड्री को खोला कि भाई आप आ जाओ हमारे यहाँ बिजनेस करो। उनका जो भी कंडीशन थी उसके हिसाब से वो अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना के वहाँ पे उनको अपना मार्केट ओपन करना था अदर ग्लोबल प्लेयर्स के लिए। उसी हिसाब से इंडिया में भी फॉरेन प्लेयर्स आए और न केवल इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे, डिफेंस सेक्टर में देखोगे, हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपना स्टडी करके उस हिसाब से रेगुलेटर बनाया और रेगुलेटर बना के वहाँ पे यहाँ पे परमिशन दी गई। तो रेगुलेटर की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बिकॉज यहाँ पे एक कंपनी नहीं थी, बिकॉज LIC इज़ नॉट ओनली कंपनी टू डू इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। अभी वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे आने वाले थे और आए भी। आज की डेट में अराउंड 24 प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में काम करते हैं। तो उनके लिए केवल LIC जो थी, इसको केवल रिपोर्ट किसको करना था, LIC केवल रिपोर्ट करती थी एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अभी LIC को फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, IRDA को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड अभी लिस्टेड एंटिटी होने की वजह से इक्विटी मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट के रेगुलेटर दैट इज SEBI, इसको भी LIC को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपने हम चैप्टर वाइज इसको फटाफट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जिब्ना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। ये आया 1972 में। वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है ना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी 4 सब्सिडीज कंपनियों का सेटअप हुआ। और वो वहाँ पे भी जैसी बात है कि कितनी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी नॉन इंश्योरेंस बिजनेस में थी, 106। कितनी थी? 106 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की थी। उन कंपनियों के मर्जर करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे जिब्ना एक्ट पास किया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में, और वो फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करती हैं। अभी टाइम टू टाइम IRDA का जो अब IRDA के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि ऑन विच कमेटी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे IRDA का सेटअप हुआ था। तो आप लिखेंगे IRDA का सेटअप जो होता है ऑन RN मल्होत्रा कमेटी। इसमें सही आंसर है आपका, RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे IRDA सेटअप हुआ था। IRDA काम कैसे कर रही है? IRDA काम कब से कर रही है? तो 1 अप्रैल 2000 से ये काम कर रही है। एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब एक संवैधानिक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे इसमें जो भी ये आपके ज़रूरत उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे इसमें करती है। जैसे एग्रीगेट होल्डिंग, इक्विटी शेयर्स, फॉरेन इन्वेस्टर, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको इसको गो थ्रू कर लेंगे। वहाँ पे 49% से उसको एक्सीड किया और अभी 75% है, उसको भी बढ़ा के 100% अभी होने वाला। अभी करंटली 75% है। अभी हम आगे देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज की डेट में कैसे काम कर रही है। तो अराउंड 24 इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट, टोटली इंक्लूडिंग LIC। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इस ओनली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 23 इज अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आज के डेट में कर रही है। एगन लाइफ है, अविवा लाइफ है, बजाज लाइफ है, एक्सा है। मैक्सिमम कंपनी आई, बहुत सी यहाँ पे छोड़ के चली गई। एंड अभी भी कंपनियाँ, अब जो नया FDI का आ जाएगा लिमिट, तो देखिए मे भी और ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे आएंगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ से, अभी ये आपका बेसिक हो गया चैप्टर 1। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अभी सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर है? आप लोग गलती कर देंगे, लिख देंगे LIC ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो, इंश्योरेंस मार्केट का जो रेगुलेटर है इंडिया में, दैट इज अ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय इंश्योरेंस बीमा विनियामक नियामक
प्राधिकरण और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ये क्वेश्चंस अभी इतना हमने पढ़ा, उसमें से ये क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होता है। आगे हम जाएंगे तो इसमें अब हाउ इंश्योरेंस वर्क, इंश्योरेंस को कैसे काम करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि इंश्योरेंस जो काम करता है कि हम एक छोटा सा एक टोकन अमाउंट या प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उसमें से कुछ घर में प्रॉब्लम होती है तो उनको वहाँ पे वो पैसे देते हैं। अब मान लो 100 लोगों ने दिया, 100 के 100 लोगों की डेथ थोड़ी होती है, तो उसमें से जैसे हमारा 1 या 2 की डेथ होगी या 3 की डेथ होगी तो उसका जो प्रीमियम हमको उनके बिहार पे एक्स्ट्रा प्रीमियम रिस्क का जो प्रीमियम आया उसके बेसिस पे हम LIC उसके क्लेम को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसके क्लेम को सेटल करती है। अभी है कि अभी एक चीज़ हम पढ़ेंगे कि हाउ इंश्योरेंस वर्क। ठीक है, अभी पहला चीज़ है कि कोई भी एसेट, हाउ इंश्योरेंस वर्क की एसेट मस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू, मतलब क्या हो सकता है कि पहली चीज़ है कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये सीखेंगे कि हाउ इंश्योरेंस वर्क। ठीक है, तो इंश्योरेंस सिंपल सी चीज़ है। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस की ज़रूरत कहाँ पे होगी, कोई भी एसेट होगा जिसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ उसकी एसेट की इकोनॉमिकल वैल्यू होगी, उसी का इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, आप बोलिए कि हवा का इंश्योरेंस कराया जाए, हवा का इंश्योरेंस नहीं हो सकता, एयर का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, कि आप बोलेंगे नॉर्मल मुझे मेरे घर पे आसपास जो हवा है वो ख़राब हो जाए तो मुझे क्लेम मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कि पहला चीज़ है कि ये मे बी एक फिजिकल हो सकती है, जैसे आपकी कार होगी, बिल्डिंग होगी, इसका इंश्योरेंस होगा। आपका नॉन फिजिकल हो गया, आपका नाम हो, गुडविल, किसी कंपनी की गुडविल ख़राब हो जाती है, वहाँ पे इंश्योरेंस हो सकता है। या आपका पर्सनल हो सकता है, जैसे कि हमारे आइज़ हैं, लिम्स हैं, हैंड है, ये सब चीज़ें क्या होगी, जैसे बॉडी पार्ट्स आपके हो गए, दैट इज़ द, ये इसके आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इंश्योरेंस में क्या होता है कि कभी भी कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ इन सब चीज़ों को डैमेज हो सकता है या इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकती है इन सब चीज़ों के साथ, तो वहाँ पे जो रिस्क है वो जो चांस ऑफ लॉस है उसको हम रिस्क बोलेंगे। और इसका जो एंड कॉज ऑफ द रिस्क इज नोन एज द पेरिल। ये चीज़ याद रखिए, पेरिल एंड हजार्ड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो पेरिल इज द ऑपरेशन विच इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट, जो पेरिल का अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है उसको हम हजार्ड बोलते हैं या मतलब धोखा बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो काम किस पे करता है। तो इंश्योरेंस जो बिजनेस काम करता है पुलिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, पुलिंग ऑफ रिस्क। रिस्क जो हम पूल कर देते हैं, मतलब एक का रिस्क जो है 1,000 लोगों 1 करोड़ लोगों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी यहाँ पे समझेंगे कि इंश्योरेंस का जो बर्डन होता है, जो इंश्योरेंस के जो रिस्क होते हैं उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे कोई किसी के ऊपर रिस्क है तो उसने क्या किया, उसने इंश्योरेंस अगर परचेस किया तो उसके लिए वो सर्टेन वो अमाउंट पे करेगा। ठीक है, और वो उसका इंश्योरेंस का जो अमाउंट पे करेगा और उसके सामने उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो क्या होगा उसके साथ, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें देखिए ये बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो याद रखिए कि इंश्योरेंस जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट, पर ये किसके किसके बीच में होता है वो चीज़ आपको समझनी है। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर इंश्योरेंस है तो किसके और किसके बीच में है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंश्योरेंस प्रपोजर है, जो आपका प्रपोजर है, जो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है, और किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। और किसके बीच में है, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। जो आप, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड एजेंट या पार्टी एंड एजेंट, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्सेप्ट बिटवीन, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रपोजर एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ एश्योर्ड से भी नहीं, लाइफ एश्योर्ड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होती है। अभी देखिए इसमें दो चीज़ होती है कि एक होता है कि लाइफ एश्योर्ड, जो टॉपिक्स आ रहे हैं मैं उसको यूजली कर रहा हूँ कि उसको कवर कर दूँ। अभी इसमें दो टाइप हो गया कि एक हो गया प्रपोजर, दूसरा हो गया लाइफ एश्योर्ड। अभी प्रपोजर, प्रपोजर अपनी लाइफ पे आप खुद भी हो सकते हो। प्रपोजर अपनी लाइफ पे कोई भी बंदा खुद भी हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि लाइफ एश्योर्ड ऑलवेज प्रपोजर हो। ठीक है, ये चीज़ समझिए कि जिसका लाइफ एश्योर्ड मतलब जिसका बीमा निकाला जा रहा है। ठीक है, प्रपोजर मतलब प्रस्तावक, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रस्तावक। अभी कोई जरूरी नहीं है कि प्रस्तावक ही प्रस्तावक का ही बीमा निकाला जाए, बीमा किसी और का भी निकाला जा सकता है। प्रस्तावक वो खुद भी हो सकता है, प्रस्तावक खुद भी बीमा धारक हो सकता है। और किसी किसी केसेस में वो केवल प्रस्तावक है, बीमा धारक कोई और है। ठीक है, मतलब जो बीमा जिसका किया जा रहा है वो पर्सन कोई और है। जैसे क्या होता है कि
कभी कभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस प्रपोज करती है, तो वो प्रपोजर इंश्योरेंस कंपनी है और बीमा जो किसके नाम पे जो बीमा है वो बीमा हो रहा है उसके एम्प्लॉयज़ के नाम पे। इसी तरह कि जो जैसे बच्चों का बीमा होता है तो उसमें प्रस्तावक उसके मदर या फादर या पेरेंट या लीगल गार्जियन होते हैं और उसमें जो बीमा होती है वो बच्चे के लाइफ के ऊपर होती है। तो याद रखिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रपोजर एंड इंश्योरेंस कंपनी, बाकी और किसी का इसमें कोई रोल नहीं होता। अब इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी लीगलिटी भी आएगी। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन कर सकता है, तो वो जो लीगलिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो आप सब लोगों को पता है कि उसका लीगल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए कि एज उसका। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि इंश्योरेंस है तो उसका कौन साइन कर सकता है, जैसे बच्चे का माइनर है तो अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है क्या, नहीं। याद रखिए वो 18+ होगा, 18+ जो हमारे वयस्क होने की इंडिया में जो लीगल रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर 18 साल से ऊपर है वही इंश्योरेंस प्रपोज कर सकता है। साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल या ऐसा दिवालिया हो ऐसा वो आदमी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी यहाँ पे वो भी आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ज़्यादा उसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह उसमें डिफाइन करता है कि इंश्योरेंस कौन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, वही रूल यहाँ पे भी लगेगा। इसमें एक ही क्वेश्चन आ जाएगा कि वो 18 साल से ऊपर हो और वो क्या हो कि वो इंसॉल्वेंट ये ना हो, 18 साल से ऊपर हो और वो पागल या दिवालिया ना घोषित किया गया हो बाय द रूल ऑफ कोर्ट या कोर्ट के द्वारा कभी भी अयोग्य घोषित ना किया गया हो, और माइनर नहीं है तो वो अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है। तो ये क्वेश्चन से यहाँ पे एक क्वेश्चन वैसे ही पूछता है कि कोई मिस्टर एक्स है, उनका बच्चा ये है, तो बच्चा की एज अगर 17 ईयर्स है तो वो इंश्योरेंस परचेज कर सकता है क्या, नहीं। उसका इंश्योरेंस जब भी वो माइनर है तो उसका इंश्योरेंस कौन परचेस करेगा, उस पर इंश्योरेंस पेपर पे साइन किसके होंगे, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। तो उस पर इंश्योरेंस पेपर पे जो साइन होंगे उसके फादर या मदर के होंगे, जो लीगल गार्जियन उसका वही पे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम जाएंगे उसमें कि इंश्योरेंस बिजनेस में जो प्रीमियम क्या होता है, कि प्रीमियम देखिए जो रिस्क का पुलिंग का काम होता है, इंश्योरेंस इज अ रिस्क पुलिंग बिजनेस। तो रिस्क जब पुलिंग किया जाता है तो उसमें कंपनी को क्या होता है, एक्स अमाउंट आप कंपनी को दे रहे हो और कंपनी उसके बिहाफ में आपको प्रॉमिस करती है कि हम ठीक है आपके साथ अगर कुछ इवेंट होता है तो उसको आपके पैसे को वो फंड को मैनेज करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, उसके अगेंस्ट अगर आपको जिस भी पर्सन का मिस हैपनिंग होती है उसको पैसा देती है। तो इंश्योरेंस इज अ रिस्क पुलिंग या रिस्क ट्रांसफर का बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे पुलिंग का कॉन्सेप्ट चलता है और रिस्क ट्रांसफर, बेसिकली रिस्क ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे एडवाइजर्स या और कोई भी जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं या जो भी इसमें बीच में जो लोग होते हैं उनका कोई रोल नहीं है, उनका जो अपना अपना रोल है कि वो कनेक्ट करवाते हैं। जैसे अभी एडवाइजर्स का रोल होता है, जी बीमा अभिकर्ता का रोल होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को और उस कस्टमर को मिलाने का काम करता है, उसके बिहाफ पे उसको जो भी सर्टेन अमाउंट है वो उसको दिया जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का वो फर्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे चलिए कवर कर देते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि बीमा एजेंट क्या होता है, इज द फर्स्ट अंडर राइटर। क्या होता है वो, इंश्योरेंस कंपनी का फर्स्ट अंडर राइटर होता है, मतलब बीमा लेखक होता है। वो पार्टी से इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में सबसे पहला बंदा है जो वहाँ पे जाके वहाँ पे पार्टी से मिल रहा है, मतलब फिजिकली देख रहा है। और इंश्योरेंस अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इंश्योरेंस किस पे काम करता है, अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब अटमोस्ट गुड फेथ मतलब होता है कि वहाँ पे आप जो बोल रहे हो वो कंपनी मान रही है और कंपनी प्रॉमिस कर रही है, आप भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, दोनों के लिए वो अटमोस्ट गुड फेथ यहाँ पे है कि जैसे मैंने किसी कस्टमर ने बोला नहीं मैं फिट हूँ और फाइन हूँ, मैंने मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो वहाँ पे सर्टेन लिमिट्स होती हैं जहाँ पे वो चेक नहीं करते हैं और अटमोस्ट गुड फेथ में आपका वो पॉलिसी इशू करते हैं। और आपके लिए भी वही है, कंपनी के लिए भी वही है कि अटमोस्ट गुड फेथ के बेसिस पे आपके क्लेम को वो आगे ये चैप्टर आएगा वहाँ पे हम कवर भी कर देंगे। तो अटमोस्ट गुड फेथ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो वहाँ पे आप भी कंपनी में बिलीव कर रहे हो कि मेरे जाने के बाद या मुझे कुछ होता है तो मेरे कुछ भी मिसहैपनिंग या मेरे साथ अनसर्टेन इवेंट होते हैं तो ये कंपनी मेरे फैमिली को इतना पेमेंट करेगी। तो यहाँ दोनों तरफ से वो चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, अभी हम आगे जब बढ़ेंगे इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जैसा आ गया कि ये प्राइमरी बर्डन रिस्क, सेकेंडरी बर्डन रिस्क होता है। कि जैसे कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी बर्डन रिस्क, बिजनेस इंटरप्रेशन कॉस्ट या गुड्स के डैमेज कॉस्ट हैं या सेटिंग असाइड रिजर्व। मतलब सिंपल है कि फ्यूचर जो प्रोविजनिंग के लिए आप फ्यूचर के लिए आपके पोटेंशियल लॉस और उसके लिए कुछ जो प्रोविजनिंग करते हैं, दैट इज द सेकेंडरी बर्डन रिस्क। ठीक है,
ये सब तो प्राइमरी बर्डन में आ जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका गुड्स डैमेज कॉस्ट है या हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है, ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी इज जस्ट सेटिंग असाइड अ रिजर्व, कुछ आपको फंड ऐसा रखना है कि फ्यूचर में आपको कुछ भी लॉस होगा तो उसको कवर करने के लिए, तो दैट इज अ सेकेंडरी बर्डन रिस्क है। अभी ये जो पूरा सिस्टम है, इसको आगे हम कैसे, ये पूरा चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली अभी एंड के है। चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट में है कि अभी रिस्क एवोइडेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए अभी फटाफट हम करेंगे कि देखिए अभी रिस्क जो रिटेंशन है, कि रिस्क जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं कि रिस्क को अवॉइड किया जाए, जो कोई भी रिस्क हो उसको अवॉइड किया जाए, वैसा कुछ काम किया जाए कि हाँ रिस्क हमारे साथ कम हो। एंड रिस्क को रिटेन किया जाए कि मैनेज इम्पैक्ट ऑफ रिस्क डिसाइडिंग बियर, तो उसको रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस प्रिवेंटेड, जो जो घाटा होता है, जो नुकसान होता है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। बट अब इसका, जैसे इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कहीं किसी गांव में हज़ार्ड हो रहा है, मशीनरी इक्विपमेंट्स काम कर रही हैं वहाँ पे, और या वहाँ पे कोई मलेरिया वगैरह फैल रहा है, तो वहाँ पे अगर हमने दवाओं का यूज़ किया तो वहाँ पे रिस्क को हमने अवॉइड कम किया ना, रिस्क को हमने कम किया है, रिस्क वहाँ पे हमने कुछ ट्रीटमेंट करा जिसकी वजह से वहाँ पे रिस्क कम आएंगे। अब रिस्क फाइनेंसिंग एंड सबसे बड़ी चीज़, इसको एक चीज़ समझिए, रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क को फाइनेंस करने के लिए रिस्क रिटेंशन थ्रू द सेल्फ फाइनेंसिंग। अगर हमने सेल्फ इंश्योरेंस ले लिया या आपस में ग्रुप में बना के वहाँ पे किया, तो अपना इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट में आता है कि रिस्क रिस्क ट्रांसफ़र। याद रखिए अपना जो अपने में आता है, दैट इज़ अ रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क ट्रांसफ़र जो होता है, रिस्क ट्रांसफ़र इंश्योरेंस इज़ द वन ऑफ जो मेजर फॉर्म ऑफ है रिस्क ट्रांसफ़र करने का काम जो करता है इंश्योरेंस करता है। अब इसमें फ्रेंड्स दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस वर्सेज एश्योरेंस। इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस, एक होता है आई इन इंश्योरेंस, मतलब एक जो होता है एश्योरेंस, मतलब एश्योरेंस और इंश्योरेंस में वाइड डिफरेंस है। इंश्योरेंस मतलब होता है कि ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इंश्योरेंस को समझिए कि इंश्योरेंस जो होता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, कि जो ऐसी इवेंट है कि जो मे भी हो सकती है, ठीक है ना, उसमें सर्टेनिटी नहीं होती है। और एश्योरेंस प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ऐसे इवेंट के सामने कि जो 100% होना तय है, मतलब विल हैपन, 100% वो होगा। जैसे डेथ एक सार्वभौमिक सत्य है, डेथ आज नहीं कल होनी ही होनी है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द कवर अगेंस्ट द रिस्क, वाइल एश्योरेंस जो होता है वो प्रोवाइड करता है रिस्क अगेंस्ट द डेफिनाइट, दैट इज द डेथ है। ये सर्टेन ऐसे इवेंट्स है जो 100% होने हैं। एंड इंश्योरेंस में जो चीज़ें हैं कि वो माइट भी, कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो ही, उसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब वो 100% अश्योर वो चीज़ें कि वहाँ पे होनी ही होनी है, जैसे डेथ। तो डेथ जो पॉलिसीज होती हैं जो 100 होल लाइफ कवर करती हैं, उसमें एश्योरेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी इसी पे एक क्वेश्चन आ गया आपको कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। जैसे बैंक एफडी है, इंश्योरेंस, इक्विटी शेयर्स एंड रियल एस्टेट। वेरी इजी आंसर है कि यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो कि रिस्क ट्रांसफर का काम जो होता है केवल वो इंश्योरेंस में होता है, ठीक है। उसी टाइप से आगे हमें भी जो चैप्टर ये देखेंगे इसमें कि इंश्योरेंस एज अ टूल ऑफ मैनेजिंग रिस्क। याद रखिए कि इंश्योरेंस का सबसे बड़ा इसको पूरा पढ़ने का एक ही निचोड़ है कि इंश्योरेंस कांट बी यूज टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने के लिए इंश्योरेंस यूज़ नहीं किया जाता है। इंश्योरेंस को केवल यूज़ किया जा सकता है अनसर्टेन इवेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अनसर्टेन इवेंट्स से जो चीज़ें रिस्क है, रिस्क के थ्रू जो कुछ भी लॉसेस होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, या उसको किसी पर्सन की लाइफ में अगर वो हो रहा है तो उसको उसके अनसर्टेन इवेंट की वजह से उसको जो इकोनॉमिकल लॉस हो रही हैं उसको उसको कवर किया जाए, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। इंश्योरेंस कांट बी यूज टू मेक। इंश्योरेंस कब लेना चाहिए उस पर रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कि विच आर एमंग द फॉलोइंग, जो इसमें किस सिनेरियो में आपको इंश्योरेंस चाहिए। तो द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, मतलब एक अगर घर का अकेला बंदा कमाने वाला है और एक पर्सन हो उसका वॉलेट गुम हो गया, उसके स्टॉक प्राइस गिर जाएंगे, या कुछ ऐसा है कि हाउस नेचुरल वॉर और में कुछ अगर कुछ बाढ़ वगैरह आती है तो उसका कुछ ख़राब हो जाएगा। तो वैसा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका इसमें ऑप्शंस दे रखा है दैट विल बी द आपका रियल सिनेरियो जहाँ पे आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है कि सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई ड्यू टू अल्टीमेटली, मतलब घर का इकलौता कमाने वाला बंदा है जिसकी डेथ तो आज निकल होने ही वाली है, और इकलौता कमाने वाला तो उसका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोल ऑफ इंश्योरेंस, जैसे सोसाइटी में इंश्योरेंस का क्या रोल है और उससे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। तो
इसका डीप में न जाते हुए मैं इसका ये जो गवर्नमेंट इस ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इंश्योरेंस एंड द सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी में इसको मैं आपके क्वेश्चन से कहा जाता है कि इसमें कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है, कौन है कि सेल्फ आपका इंड्यूस्ड इंश्योरेंस है। तो द एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस एक्ट है 1948, ठीक है ना, याद रखिएगा। हो सकता है इसका कभी ईयर पूछ दे। तो इंश्योरेंस ESIC आप इसको जानते हैं। तो द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESIC जो होता है इसका आपका इसका एक्ट है 1948 में, देश की आज़ादी के 1 साल बाद। और इसमें से कुछ टर्म जो इंश्योरेंस स्कीम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, उसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 बेनिफिट हैं। तो इन कम्युनिटी में जनरल के लिए यूज़ किया जाता है, किसी अपनी कम्युनिटी में इन जनरल यूज़ किया जाता है। तो ये जो है 3 स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूजली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये स्पॉन्सर्ड की जाती हैं। एंड जितने रूरल स्कीम्स होते हैं ऑपरेटेड अ नॉन कमर्शियल मेथड आर डिजाइन टू अल्टीमेटली प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी इन रूरल फैमिली। ये सिंपल सी चीज़ है कि जो सोशल सिक्योरिटी या रूरल फैमिलीज़ को कुछ प्रोडक्शन दिया, जैसे उसकी फसल खराब हो जा रही है, तो उस हिसाब से आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जैसे आप लोगों को पता है, आपके जनधन अकाउंट जब खोलेंगे तो उसके साथ आपको एक मैंडेटरी इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो उसमें बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है कि प्रीमियम पे करती है आपके बिहा पे, आपसे या तो आपसे बहुत सब्सिडाइज प्रीमियम लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे प्रधानमंत्री जनता पर्सनल एक्सीडेंट एंड जन आरोग्य योजना, ये है कि ये गवर्नमेंट सपोर्ट टू गवर्नमेंट स्कीम होती है, बट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। अब इसमें जन आरोग्य, यूजली हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि जन आरोग्य को हम टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। याद रखिए कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी उसको सपोर्ट करने के लिए ये योजनाएं होती हैं। जनता पर्सनल एक्सीडेंट एंड जन आरोग्य योजना, ये दोनों ही गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी है, वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है कि जो इंश्योरर द्वारा रन की जाती है, ठीक है ना, रन बाय इंश्योरर, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रन की जाती है, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं की जाती है। तो इसमें याद रखिए कि जन आरोग्य, आप इसमें गलती से क्या लोग कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव, दैट्स इज रॉन्ग आंसर। इसमें आपका आंसर होगा जन आरोग्य। क्रॉप मतलब फसल बीमा और एम्प्लॉय स्टेट ESIC, ये सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। जन आरोग्य विल बी द राइट आंसर। अभी फ्रेंड्स इसमें हम पढ़ेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वो चीज़ें यहाँ पे समरी है। तो इंश्योरेंस यहाँ पे आ गया, इंश्योरेंस इज अ रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग, मैंने आपको ये बताया। एंड ओरिजिन ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस का कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि आएगा, लेलॉर्ड्स कैफे हाउस लंदन में है, या इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड इंश्योरेंस अरेंजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एंटिटीज। अब इंश्योरेंस के जो कितने चीज़ें उसमें ऐसे होती है, एसेट होता है, रिस्क होता है, पेरिल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस एंड इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अभी इसमें याद रखिए कि एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे ना, इंश्योर्ड, तो इंश्योर्ड कोई जरूरी नहीं है कि वही प्रपोजर हो। अब इंश्योर्ड कोई और हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड के प्लान में अगर किसी ने चाइल्ड प्लान लिया है तो इंश्योर्ड चाइल्ड है, चाइल्ड इंश्योर्ड है, यहाँ पे चाइल्ड क्या है, इंश्योर्ड है। बट उसमें जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, उसका फादर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, उसका फादर कर रहा है। तो प्रपोजर उसका फादर है, इंश्योर्ड उसका बच्चा है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इंश्योर्ड और प्रपोजर दोनों सेम हो। प्रपोजर मतलब प्रस्तावक, प्रपोजल मतलब प्रस्तावक, ठीक है। तो प्रस्तावक, कोई जरूरी नहीं है कि उसी प्रस्तावक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर कोई जरूरी नहीं है कि प्रपोजर जो प्रस्तावक है उसी का बीमा निकाला जा रहा हो। प्रस्तावक इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, अपने इंप्लॉयज़ का इंश्योरेंस निकाल रही है, तो यहाँ पे प्रस्तावक इंश्योरेंस कंपनी है, बट वो बीमा अपने इंप्लॉयज़ के ऊपर निकाल रही है। तो इंश्योर्ड पर्सन यहाँ पे हो गए जो जिनके ऊपर, जिनके लाइफ पे बीमा है, वो कौन हो गया, इनके एम्प्लॉयज़ हो गए, या अगर बच्चों के केस में बच्चा इंश्योर्ड है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है उसका फादर, ठीक है। हर चैप्टर के एंड में इसमें आपको एक दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शंस जो आपको मैंने ऊपर ऑप्शंस आए थे सेल्फ टेस्ट वाले, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा फटाफट कर देते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो एक चैप्टर हम फटाफट इन करेंगे कि रिस्क ट्रांसफर थ्रू द रिस्क पुलिंग इज द कॉल्ड इन इंश्योरेंस। ठीक है, इस टाइप से आप द मेजर ऑफ रिडक्शन ऑफ रिड्यूस चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क इज नोन एज द रिस्क, क्या कहेंगे, इज द कॉल्ड रिस्क। जो है कि यहाँ पे रिड्यूस ऑफ चांसेस, जो रिस्क के चांसेस होने के हाँ, द मेजर दो मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क इज नोन एज द लॉस प्रिवेंशन। लॉस को बचाने के लिए, लॉस को कम करने के लिए जो हम मेजर्स यूज़ करते हैं उस हिसाब से इन सभी जो क्वेश्चंस के, चाहे हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ेंगे, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं इनके सबके विद डिस्क्रिप्टिव आंसर्स यहाँ पे लास्ट में दे रखा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 400 हाउसेज हैं, यहाँ पे भी ये कैलकुलेशन करिए कि ई वैल्यूज़ है तो 20,000 एवरेज 4 हाउस गेट बर्नड होते हैं, चार घर जो हैं जलते हैं, तो उनको 80,000 का लॉस होता है। एनुअल कंट्रीब्यूशन ईच हाउस का कितना होना चाहिए, तो वही है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन है, तो इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो उससे आपको आंसर्स आ जाएगा। इसका आंसर होगा अराउंड 200 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में आपको सेल्फ असाइनमेंट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप 100% एग्जाम से यहाँ पे पास कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा चैप्टर 1 और इसको थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्टिव होकर पूरा पढ़िए, 100% एग्जाम आपका क्लियर होगा और एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अभी मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट करूंगा, ये बड़ा वीडियो हो गया तो थोड़े शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा कि आप जल्दी जल्दी इसमें क्वेश्चन कर पाएँ, जैसे जैसे चैप्टर 2 कस्टमर सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।